और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नेपाल से, जहां पर हिंसा के बाद भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश कर रहे हैं। इसकी निगरानी पूरी तरीके से की जा रही है और सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस पूरी तरीके से नजर रख रही है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। काठमांडू से खबर है, जहां पर काठमांडू एयरपोर्ट अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। नेपाल में हिंसा के बाद एयरपोर्ट बंद किया गया है और जो नागरिक वहां पर फंसे हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और जो नागरिक वहां पर फंसे हैं उनके लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो अनिश्चित काल के लिए काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और नेपाल में हिंसा के बाद एयरपोर्ट ये बंद किया गया है। नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर काठमांडू हवाई अड्डे की है और दूसरी तस्वीर पीएम के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था काठमांडू में, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया है। यह स्थिति नेपाल की है। नेपाल के वित्त मंत्री है जिनको सड़क पर प्रदर्शनकारी दौड़ाकर पीट रहे हैं। चौथी तस्वीर पीएम हाउस की है, प्रधानमंत्री हाउस की, जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ ये पांचवी तस्वीर की अगर जिक्र करें तो ये राष्ट्रपति के निजी आवास की है। प्रदर्शनकारी यहां भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगली तस्वीर नेपाल की संसद की, जिसको आग के हवाले कर दिया गया है, जला दिया गया है। और अब बात करेंगे नेपाल की, तो पिछले 17 साल में 15 सरकारें वहां पर गिरी हैं और ये सरकारें कभी खिलराज, कभी सुशील, कभी केपी शर्मा ओली, और लगातार सरकारें गिरने का सिलसिला जारी रहा। 2021 की अगर बात करें तो केपी शर्मा ओली और 18 से 21 तक भी इन्हीं की सरकार थी। तो नेपाल में ये 17 साल में 15 सरकारें गिरी हैं। 25 में केपी शर्मा ओली इनकी सरकार थी और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 2011, 12, 13 हर साल ऐसा रहा जहां पर सरकारें बदलती रही, चेहरे बदलते रहे और 18 से 21 और 21 तक केपी शर्मा ओली की सरकार रही। तो 22 और 24 की बात करें तो पुष्पकमल, ऐसे तमाम सरकार हैं, तमाम चेहरे हैं जो आते रहे जाते रहे, सरकारें बनती रही और वो जाती रही। तो ये 17 साल और इन 17 सालों में 15 सरकारें नेपाल में गिरी हैं। तो लगातार स्थिति नाजुक हुई और 8 सितंबर की अगर बात करें तो मुख्य हिंसा का यह दिन संसद भवन के बाहर हजारों युवा इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। 8 सितंबर की यह बात है और पुलिस ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और हवाई गोलियां भी चलाई। हिंसा में कम से कम 19 से ज्यादा मौतें उस दिन हुई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन, रक्षा विशेषज्ञ हैं और इसी के साथ मनेंद्र वेदी, विदेश मामलों के जानकार हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूके देवनाथ से सवाल, सर, जिस तरीके की ये स्थिति बनी हुई है नेपाल में, 17 साल 15 सरकारें गिरी हैं, कैसे देखा जा सकता है इसको? जी हाँ, जब से नेपाल में 2008 में राजशाही का अंत हुआ है, किंग वीरेंद्र को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, तब से ही लगातार वहां पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो स्थिर नहीं हो पा रही है। इंस्टेबिलिटी लगातार जारी है। इसीलिए कभी पर वहां पर नेपाली कांग्रेस की सरकार आती है, अल्पमत में चली जाती है, कभी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की सरकार आती है, यूएमएल, और वो भी दूसरों की मदद से पावर में आती है और अल्पमत होते हुए गिर जाती है। अब पार्टियों में कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही पार्टी के अंतर्द्वंद की वजह से एक ही पार्टी में एक प्राइम मिनिस्टर को हटाकर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया है। हो ये रहा है कि जैसे अभी की सरकार है, नेपाल में कोई प्रमुख विपक्षी दल बची ही नहीं है। नेपाली कांग्रेस ने भी सत्ताधारी दल जो है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का सहयोग करना शुरू कर दिया, उन्हीं के साथ सरकार बनाई है, उन्हीं के साथ उन्होंने अपने मंत्री भी छोड़ दिए। तो जब तक नेपाल में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जहां पर एक जो पार्टी है उसको क्लियर एक बहुमत मिले, एक मजबूत मैंडेट मिले और उसके बाद एक जनता का चहेता व्यक्ति, पार्टी का लीडर, उभरता हुआ चेहरा वहां का प्राइम मिनिस्टर बने, तब तक ये इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। अब जो नेपाल की हालत है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां पर एक केयर टेकर सरकार बन जाएगी। जो अंतरिम सरकार बनेगी उसका जो भी लीडर होगा उसको हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन केयर टेकर सरकार का लीडर कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो जनता की भावनाओं को आगे लेकर पहले तो उनको शांत कर पाएगा और दूसरी बात है उसके बाद एक सरकार को तब तक अगले 3 महीने 6 महीने तक ठीक ढंग से चला पाएगा। और जो आने वाले अच्छे माहौल में 3 महीने या 6 महीने में इलेक्शन, सक्सेसफुल इलेक्शन करा पाएगा, जिसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, जिसमें किसी भी तरह से लोगों को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जो दूर के पेरिफेरियल है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, गरीब तबके के लोग हैं, दूर दराज के गांव में शिक्षित या अशिक्षित लोग हैं, उनको भी मौका मिले। ऐसा करने से ही नेपाल में स्टेबल सरकार आ सकती है। ठीक है सर, आएंगे वो आपके पास वापस, लेकिन हमारे साथ मनन द्विवेदी भी बने हुए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। सर, सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये नेपाल में जो हो रहा है ये कब थमेगा और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल एनार्की और एक तरीके से वहाँ की जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन है, जो जनमानस है, उनको सही तरह की गवर्नेंस और सरकार नहीं मिली है। पहले भी कही जा चुकी है। तो नेपाल की स्थिति को आप कंपेयर कर सकते हैं कि इटली के बारे में जोक था कि वहां पे 2 साल गुजरते हैं पर वहां पे 2 साल में 13 प्रधानमंत्री। ठीक है, हम आएंगे आपके पास वापस, लेकिन लगातार हमारे साथ यूके देवनाथ सर बने हुए हैं। सर, सवाल अब हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि जिस तरीके से इसकी शुरुआत सोशल मीडिया एप्स को बैन करने को लेकर के हुई और उसके बाद से धीरे धीरे ये इस बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ और इतना बड़ा, इतना विरोध इतना किया गया, तमाम कितनी मौतें हुई, कितने लोग इसमें घायल हुए और उसके बाद से स्थिति सब आगजनी, चारों तरफ पथराव, ऐसा किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां जनता यानी प्रजा आगे बढ़ चढ़कर आती है, उसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो है कि जनता की भावना का आदर होना चाहिए, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो। अब नेपाल में जो ये 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7 तारीख को बैन लगाया गया, बहुत ही अनपॉपुलर बैन था। इसीलिए युवा, खास तौर से जिनकी की ना सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि सोशल मीडिया से सिर्फ वो एंटरटेनमेंट करते हैं, काफी युवा ऐसे हैं कि अपनी करंट नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवा आपस में एक दूसरे के साथ अपने जो संबंध हैं, चाहे नेपाल के अंदर या भारत में या विदेश में, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं, कांटेक्ट तो सोशल मीडिया में ही करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी गलती, क्योंकि मैं खुद 34 साल एयरफोर्स में था और पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, बड़ी गलती ये हो गई कि जब सरकार ने पुलिस को और फिर आर्मी को कंट्रोल करने के लिए कहा तो उन्होंने गोली चला दी। देखिए, किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश हो या डेवलपिंग कंट्री हो, एक बार जब पुलिस या आर्मी गोली चला दे तो उसके बाद मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये हम में से जिन लोगों ने फायरिंग की है, हम सबको इस चीज का इल्म है। इसीलिए गोली चलाना हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। वो भी जैसे भारत में सबसे पहले तो गोली हम तभी चलाते हैं जब डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुक्म दे, फिर हम गोली तभी चलाते हैं हमारी पुलिस या पैरामिलिट्री
हवा में चलाते हैं ताकि आम आवाम को, जो प्रदर्शनकारी है, उनको चोट ना लगे। अब इन्होंने गोली चलाई, 20 से ज्यादा लोग, आज सुनाया जा रहा है कि 23 लोगों की मृत्यु हो गई, 200 से ज्यादा गोली लगने से घायल हो गए। फिर तो मुद्दा ही बदल गया। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाली लड़ाई थी वो बदल कर इसलिए हो गई कि गोली क्यों चलाई, 23 लोगों को क्यों मार दिया, क्योंकि उनके जो परिजन थे, दोस्त थे, रिलेटिव्स थे, गांव वाले थे, उनके गली वाले, अब वो सब गुस्से में सड़क पर आ गए। तो मुद्दा ही शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने सरकार के जितने नुमाइंदे थे उन पर हमला शुरू कर दिया, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, सबको दबाव में डाल दिया। तो अब मुद्दा क्या है? देखिए, आस्ते आस्ते वहां पे शांति स्थापित होनी चाहिए। कोई भी सरकारी तंत्र नहीं बचा है जो कि मैं उनको उपद्रवी नहीं कहूंगा, मैं उनको कहूंगा कि भीड़, जो कि इस भीड़ में बच्चों से बात कर सके। मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूं कि सब अभी युवा हैं, 18 साल, 25 साल, 28 साल, इनसे बातचीत कर सके। तो एक ही इंस्टीट्यूशन अभी नेपाल में थोड़ा बहुत काम कर रहा है, वो है वहां की आर्मी। और आर्मी ने सबसे शांति की अपील की है और आर्मी कोशिश कर रही है कि हर वर्ग से, इन युवाओं से भी, जो जेन जी हैं, इनके भी प्रतिनिधि सामने आए और अपनी सरकार बनाए। सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये आर्मी जो सरकार होगी वो किसकी सरकार होगी, और ये आर्मी कब तक अपने हाथों में सब कुछ, कब तक आर्मी सरकार चलाएगी? अंतरिम सरकार तो बनानी ही पड़ेगी। हाँ, देखिए, जितनी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सब आर्मी को ये हक होता है कि वो सरकार को मदद करे सरकार चलाने के लिए। तो पहली चीज तो है कि आर्मी अपनी तरफ से नेपाल में सरकार ना बन जाए, ऐसा अभी तक लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक वहां के आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मदद कर रहे हैं। आर्मी वहां पर पृष्ठभूमि में रहेगी और सामने से सरकार बनाएंगे कौन? आम जो लोग हैं वो सरकार बनाएंगे। अब क्या सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बनेगी? नहीं, वो चांस नहीं है। यूएमएल की सरकार नहीं बन सकती, उनको तो भीड़ ने भगा भगा के गलियों में, सड़कों में पीटा है। क्या नेपाली कांग्रेस की सरकार बनेगी? ऐसा भी नहीं होगा। उनके मंत्रियों को और नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों के घरों को आग लगा दी गई है। तो इस बार जो सरकार बनेगी ये कुछ केयरटेकर सरकार ऐसे बनेगी जिसमें कि यूथ, जो जेन जी हैं, हम बहुत जल्दी ही देखेंगे। 2-4 नाम ऑलरेडी सोशल मीडिया में आ रहे हैं और बयान भी निकल के सर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पुराने लोग हैं ये हमको नहीं चाहिए, हमको यूथ नेता चाहिए, यूथ हमारा प्रधानमंत्री चाहिए। एकदम 100% सही डिमांड है। होता क्या है कि सब देश, लोकतांत्रिक देशों में कहीं पर भी आप देख लीजिए, ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में क्या हो रहा है कि प्रतिनिधि जो जनता के चुन के आते हैं उनकी उम्र हो जाती है 60, 70, 80। ऐसे में वो जमीन से जुड़े नहीं हैं। देखिए, सब देशों में अब पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब जो जमीन से जुड़े हैं उनको मालूम है कि जो युवा हैं जिनकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल है, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब जरूरी है सोशल मीडिया और एक लैपटॉप, वाईफाई कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। तो आजकल जो युवा हैं, चाहे उनको खाने के लिए भोजन ना मिले, कहेंगे लंच में डिनर टाइम में कर लूंगा, डिनर करूंगा ही नहीं, लेकिन उनको वाईफाई कनेक्शन, एक लैपटॉप और सोशल मीडिया चाहिए। तो इस चीज को समझेगा कौन? उम्र 70 साल हो गई है, वो इस चीज को समझते नहीं हैं। तो युवा वर्ग को मालूम है कि सोशल मीडिया, एक लैपटॉप, वाईफाई कनेक्शन को पावरफुल बनाता है उनके जीवन में ही नहीं, जब वो गवर्नेंस में आएंगे। अभी समझिए एक केयरटेकर सरकार बनेगी, आप देखेंगे जो भी मनोनीत नंबर 1 होगा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे, जो भी नंबर 1 होगा, नंबर 2 होंगे, नंबर 3 होंगे, वो सब जब ऑफिस में आएंगे लैपटॉप खोल के वाईफाई कनेक्शन लगा के तब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो एकदम जेनजी अलग तरह की सोच है, उन्हीं को अब आगे आने का मौका देना चाहिए। जी सर, ये एक सवाल हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरीके से नेपाल में जो कुछ भी हुआ, लोग कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, या ये जो जनजी हैं सिर्फ इनकी बात नहीं, इसके पीछे किसी और देश का नाम निकल के सामने आ रहा है। हाँ, देखिए, जहां नेपाल की इंटरनल आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पर दशकों से ऐसा कहते रहे हैं वो लोग, कई बार भारत का नाम भी आ जाता है, लेकिन अब फिलहाल सबसे ज्यादा नाम किसका आ रहा है?
नाम आ रहा है, क्या चीन है? चीन शायद नहीं होगा, क्योंकि ओली सरकार जो थी, जब भी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में आती है तो जरा चीन की तरफ झुकाव रहता है, तो शायद चीन का नाम भी नहीं आएगा, भारत का नाम भी नहीं आएगा। लेकिन सोशल मीडिया में ये बहुत ही प्रबल ट्रेंड चल रहा है कि शायद अमेरिका इसके पीछे है। शायद अमेरिका ने जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार को, शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया, उसी तरह से शायद अमेरिका भी चाहता है कि ओली सरकार को गिरा दे, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि ओली सरकार जो है चीन की तरफ झुक रही है, तो उसको चीन से दूर रखने के लिए ओली सरकार को अमेरिकन टूल किट ने नीचे कर दिया। लेकिन इनके लिए पुष्टि की जरूरत है, कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये सिर्फ हवा है? आने वाले समय में पता लगेगा। सर, नेपाल में एक एनजीओ है हमी नेपाल करके, उसकी जो फंडिंग है वो यूएसए से होती है, और कहा यह जा रहा है ये जो प्रदर्शन है ये पूरा शुरुआत इसकी उनके ही कॉल से हुई है और इसकी फंडिंग यूएसए से हो रही है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन ये भी निकल के सामने आ रहा है। जी हाँ, काफी सारे एनजीओ नेपाल में हैं जिनकी फंडिंग यूएसए से होती है या दूसरे पश्चिमी स्रोत से होती है। अब हो ये रहा है कि अगर इनकी फंडिंग पश्चिमी देश या अमेरिका से हो रही थी, तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उनको, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, उनके पास काफी समय था कि इस तरह के एनजीओ जिनके ऊपर यूएस फंडिंग का आरोप है वो तहकीकात करती। हाँ, और उस पे छानबीन करना चाहिए था। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी जब तहकीकात होती है, सब देशों में होती है, हाँ, चाहे वो श्रीलंका। जी सर, एक सवाल आपसे और लेने की कोशिश करेंगे। हलचल तेज है नेपाल में। आर्मी चीफ की बालेन शाह से आज फिर बैठक हुई, बातचीत हुई, और सुशीला कार्की को ये कहा जा रहा है, तैयारी इस चीज की कि सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी हाँ, देखिए, सुशीला कार या बालेन जो हैं वो यूथ लीडर्स हैं, यूथ आइकॉन हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा बहुत अनुभव है, साथ ही उनकी छवि बहुत साफ है। जो मेन मुद्दा था करप्शन, यूथ के लिए आज करप्शन बहुत बड़ा है, तो दोनों ने ही कहा है कि वो करप्शन के तरफ नंबर 1 ध्यान देंगे। जॉबलेसनेस, बेरोजगार में बहुत बड़ी समस्या है। नेपाल से करीबन 1 करोड़ लोग बाहर जाते हैं, भारत या गल्फ कंट्रीज में जाते हैं काम करने के लिए। तो जो बेरोजगारी है उसको नंबर 2 प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में उनमें से एक को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक को नंबर 1 पोजीशन और एक को नंबर 2 पोजीशन मिल जाएंगी। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि अंतरिम सरकार का गठन बहुत जल्दी होना चाहिए, ताकि सेना को पृष्ठभूमि में अपनी बैरक्स में वापस जाने का मौका मिले। कोई भी आर्मी नहीं चाहती है कि वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को, अपने जेसीओस को, अपने जवानों को गली में, मोहल्लों में तैनात करे। वो चाहते हैं कि वापस अपने बैरक्स में जाएं, नॉर्मल यूनिट में जाके ट्रेनिंग करें और देश को आगे बढ़ने का मौका दें। तो जितने लीडर्स अब आ रहे हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, इनको आपस में सहयोग करके अगले 3 महीने में इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अंतरिम सरकार को 3 महीने में इलेक्शन कराना है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है और एक ऑनेस्ट इंटेंशन रहता है, सबसे पहले उनको अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल है उसको जागरूक करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल को सहयोग देना पड़ेगा कि वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए।